हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेली टॉक्स में करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन एक्सप्लेन्ड वे में किया जाता है। तो आज उसका सेशन 4 है, डे 4 है। डे 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग 22 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि डेली टॉक्स में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट डिस्कशन जो है वो टॉपिक जो कवर किए गए हैं, पहला आपका तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या है, किन किन राज्यों के बीच में या देशों के बीच में है, राइट। तो ये सब बातें डिस्कस होंगी। स्वच्छता सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 2020 की रिलीज कर दी गई है। कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है और क्या कौन सा शहर ऐसा है जो फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा लास्ट पोजीशन पे है, और इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण का बेसिस बदला गया है। किस आधार पे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट दी गई है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हम लोग के पास ARIIA रिपोर्ट आई है, ठीक है, जिससे कॉलेज को यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है। तो इससे बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या फैसिलिटीज़ के आधार पे, जैसे कॉलेज कोई है तो वो कितनी बेहतर सुविधा देता है या कितनी बेहतर उसके रिजल्ट्स हैं, इन सब को, या उसमें डेवलपमेंट कैसा है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना हुआ है, इन सब को देखते हुए हमारे यहाँ रिपोर्ट्स के अंतर्गत मेरिट दी जाती है, मतलब फर्स्ट पोजीशन रैंकिंग दी जाती है। तो उस रैंकिंग में कौन सा कॉलेज फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सा लास्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का डिस्कशन में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत जो है वो विश्व का पहला देश हो गया है इन द टर्म ऑफ नंबर के टर्म में। हम लोग ज़्यादा फार्मर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जबकि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वी आर ऑन दी 9th पोजीशन। तो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक बात और, आप में से कई बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर हिंदी में भी लिखा करिए, तो मैं कोशिश करूँगा, मैंने उस चीज़ को कंसीडर किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात को ध्यान नहीं दिया जाता, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में मटेरियल भले ही दिया है लेकिन उसे हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी अगर निभा लेंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मैं कोशिश करूँगा, अगर फिजिबल हो पाएगा तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप इसे पढ़िए, देखिए 2 4 10 बार 10 लेक्चर देखेंगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको ऐसे ही मैटर ठीक लगने लगेंगे। जो अभी आपके मन में डर भरा हुआ है कि नहीं इंग्लिश में कंटेंट है तो मुझे नहीं समझ में आएगा, आधे बच्चे तो इस वजह से डर के मारे नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ वॉच किया करिए, देखा करिए, और धीरे से परिवर्तन देखेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, कल 2 क्वेश्चन दिए गए थे, उन क्वेश्चंस के जवाब भी आप लोगों ने दिए और अच्छा प्रयास करते हैं, सब लोग देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आई एम हेल्पिंग यू टू ग्रो, और थोड़ी सी मदद कर पा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा आप प्रयास कर रहे हैं ना, तो एफर्ट अगर आप लगा रहे हैं तो निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। टुडे और टुमारो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं सक्सेस रह रही है और मिल जाएगी, बट यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग ना, रोज कुछ ना कुछ पाते रहिए। तो इसका मैक्सिमम लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है और सही जो जवाब है वो चिल्का लेक है। इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो सी ग्रास की है ना, सी ग्रास का ही क्वेश्चन है, या सी ग्रास का जो मैक्सिमम प्रेजेंस है वो मन्नार की खाड़ी में है, हाईएस्ट प्रेजेंस। लेकिन मन्नार की खाड़ी यहाँ पे कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसलिए चिल्का लेक जो है, चिल्का झील जो है, आप उड़ीसा देख रहे हैं, उड़ीसा के ही एज पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है सी ग्रास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब कई बच्चों ने दिया एंड मिस्टेक, कुछ बच्चे नहीं देते हैं रिप्लाई, आप क्वेश्चन देख के इग्नोर कर जाते हो। सर्च किया करो, ढूंढा करो, राइट डाउन किया करो और रिप्लाई जरूर किया करो। तो बच्चों ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है, ये डायरेक्ट पीएमओ के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चों ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बताया था, जिसे उन्हें कंसीडर करना होगा कि ये पीएमओ के अंतर्गत डायरेक्ट है, ठीक है। तो पीएम केयर फंड जो है इट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ पीएमओ डायरेक्टली। चलिए
आज के कुछ क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बन पाए तो आपके लिए कुछ मैंने अलग से क्वेश्चन बना रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ अदर थ्री। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन इनमें से समकालीन नहीं था, मतलब एक ही एज में नहीं रहता था। एक ही एज में रहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि अगर किसी कोई 19th सेंचुरी में रह रहा है तो 19th सेंचुरी में जितने भी लोग रहेंगे वो समकालीन होंगे, उसी दौर के होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि ऑड पता करिए जो उस दौर के नहीं थे। 3 तो एक ही दौर के होंगे, चौथा कौन सा है, वही आंसर आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लेट फाउंडर्स ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है, राष्ट्रकूटा साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्या है फाउंडर क्या है, मतलब किसने इसको फाउंड किया था, स्थापना किसने की थी ना राष्ट्रकूटा एम्पायर की। तो आप इसे आंसर करिएगा, नहीं आएगा तो ढूंढ के करिएगा, क्वेश्चन रो डाउन करिएगा, राइट डाउन करिएगा, सॉरी। चलिए अब आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दिस इज ARIIA रैंकिंग। देखिए इसकी बगल में इमेज भी रखी हुई है, ARI अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, देखिए ये फुल फॉर्म है इसके, तो यहाँ पे भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ मिनिस्ट्री भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है HRD, उसी के अंतर्गत ये आता है। अब वही HRD किस मिनिस्ट्री में कन्वर्ट हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई है, तो इसलिए अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये क्या कहते हैं, ये 2019 ऐसी इमेज लिखा हुआ है, रिपोर्ट आपकी 2020 की है, ध्यान रखिएगा। तो 2020 की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि हाल ही में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने इस रिपोर्ट को अनवील किया, ठीक है। और इन्होंने किस बेस पर किया, तो इस बेस पर ये जो रैंकिंग दी जाती है ना, ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट एंड फैसिलिटीज, मतलब कितना इनोवेटिव टेक्निक कॉलेज अपना रहे हैं, कितने इंटरप्रेन्योर्स उनसे बने, मतलब कितने लोग उससे सीख करके बड़े बड़े उद्योग धंधों को स्थापित कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या डेवलपमेंट मिल रहा है, फैसिलिटीज में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज हो रहा है, इन सब को आधार मानते हुए ये रिपोर्ट निकाली जाती है और इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग दी जाती है। तो जो पहला इंस्टीट्यूशन है जो IIT मद्रास है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, फैक्ट भी पूछा जा सकता है। फॉलोड बाय, अब यहाँ पे मुंबई, IIT मुंबई को सेकंड रैंक है और IIT दिल्ली को थर्ड रैंक है। तो आपको फर्स्ट 3 याद रखने हैं, बस आप ये याद रखिए किस बेसिस पे, तो इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्टूडेंट फैसिलिटीज आदि पे दिया जाता है। वेंकैया नायडू ने इनको अनवील किया था, फुल फॉर्म याद रखिएगा, IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पे है, ये इंपॉर्टेंट, इतने टॉपिक आपको यहाँ से ध्यान रखने। तो अब जब रैंकिंग वाला पॉइंट खत्म हो जाता है तो वी कम टू दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सारे लोग जानते हैं कि जहाँ पे खाद वाद का कम प्रयोग किया जाए, यूरिया इन सब का कम प्रयोग किया जाए, और जो जैविक खाद है तो उनको प्रयोग करके हम लोग पेस्टिसाइड्स कम यूज करें, ठीक है। जो क्या कहते हैं हाइब्रिड फसल होती है, या जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, जो जीन कट करके नई प्रोडक्ट बना देते हैं, I'm forgetting, आप अगर याद होगा तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसी फसलों को प्रतिबंधित किया जाता है और बल्कि जैविक के आधार पर फसलें क्या कहते हैं उगाई जाती हैं। आइए देखते हैं, शायद वो पॉइंट मिल ही जाए यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इन इंडिया, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट रैंक है नंबर्स में, भारत पहले रैंक पे है, मतलब ज़्यादा लोग इसको करते हैं। 9th रैंक है एरिया में, ठीक है। और 2016 में पहला स्टेट जो कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट माना गया वो था सिक्किम। एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम्स में। तो सिक्किम बिकेम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016। 2020 में हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं, ध्यान रखिएगा। की पॉइंट्स क्या है याद करने लायक, तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये फोकस, इस टाइप्स का मतलब प्रेशर देना ना, ये ज्यादातर फोकस किस पे करती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा डिस्कशन करने के लिए है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल वर्ड को देखिए, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि बनाए रखना, मतलब यूज भी करना और उसे खराब भी ना होने दें। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, कहते हैं कि पेड़ को अगर आप काट रहे हैं, आप उससे कुछ लकड़ी के सामान बनाने हैं, तो प्लांट भी करिए पेड़ को,
जिसका मतलब है कि आप इस तरह से यूज करिए कि अगली पीढ़ी को भी वो चीज प्राप्त हो। आप ऐसा नहीं कि पूरा जंगल काट लिया और लकड़ी का यूज कर लिया, अगली पीढ़ी अपना देखेगी ऑक्सीजन कहाँ से लेना है ना, ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि फार्म, देखो भाई जैसे एक लैंड है आपके पास, सपोज कि ये आपका लैंड है, तो आप इसमें ढेर सारा यूरिया डाल करके, ढेर सारी फर्टिलाइजर डाल करके हो सकता है आप उगा लो 2 बार 3 बार 5 बार, लेकिन उसके बाद तो सॉइल का क्वालिटी जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद अगला जो आदमी, अगला जो जनरेशन होगा वो इस पर अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले पाएगा। तो इस तरीके से सॉइल का क्वालिटी खराब हो जाएगा, और जो गलत है। तो आप इसको इस तरह से यूज करिए ताकि आगे भी इसका प्रयोग किया जा सके। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ ऐसी है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छी है। आजकल तो फैशन भी है इसको, लोग लाइक बिकती है ये, आप मार्केट में चले जाइए, इट इज़ वेरी कॉस्टली नाउअडेज, ठीक है। और बड़े लोग तो अपने घर पे ही आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब ये अच्छा तरीका है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए तो आप बड़े लोग माने जाएंगे। आई एम जस्ट जोकिंग हियर। तो इन्हेंसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इनहेंस करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करते हैं। प्रोहिबिटिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड, मतलब जो कीटनाशक दवाएं होती हैं इनको सबको नहीं वहां पे डाला जाता है, ठीक है। तो जिससे अब देखो जैसे कि केचुआ होता है, तो इट इज अ फ्रेंड ऑफ अर्थ। आप केचुआ मित्र, किसान का मित्र ना, नॉट अर्थ फार्मर। तो ये क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड का बहुत यूज होने से ये सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो एक तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी भी खत्म कर रहे हैं और सॉइल का क्वालिटी भी रिड्यूस कर रहे हैं। आप पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बायोडाइवर्सिटी को भी इंक्रीज करेंगे। तो पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा, फर्टिलाइजर का यूज नहीं होगा, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन्स, कभी कभी पौधों को जल्दी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ दवा डाल देते हैं। तो दीज आर प्रोहिबिटेड। इन सब के बेस को ना बनाते हुए फिर जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन्स मतलब दवाएं नहीं यूज होती, पेस्टिसाइड नहीं यूज होता, फर्टिलाइजर नहीं होता। इसकी जगह पे हम जैविक खाद बनाते हैं और जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आप पहले से जानते होंगे, थोड़ी सी बात मैंने डिस्कस कर दी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव चलाए हैं। गवर्नमेंट के कुछ प्रयास हैं, कौन कौन से हैं। एक तो पहला वाला है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब समझ में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया ना, इन सबको 7 तो उधर सिस्टर्स हो गए प्लस सिक्किम मान लीजिए। तो वहां के लिए स्कीम बनाई गई है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब यहां से समझो, चेन डेवलपमेंट मेन टॉपिक है, इसको समझिए कि जैसे फार्मिंग अगर होती है कहीं पर और उसको अच्छे से चेन नहीं मिल पाता है, मतलब अच्छे से उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है, तो डिस्करेज हो जाते हैं फार्मर्स और फिर उसको प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको किस तरीके से बीज उपलब्ध कराने हैं, फिर कलेक्ट कैसे करना है उनसे, फिर उसको सप्लाई कहाँ करनी है, मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए ना, प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्कीम चलाई गई जिसे शॉर्ट फॉर्म में MOVCD भी कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, और ये जो स्कीम है एक मिशन के अंतर्गत है। वो मिशन का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब सतत कृषि, सस्टेनेबल मतलब सतत, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय एक मिशन चल रहा है। और उस राष्ट्रीय मिशन के तहत ढेर सारी छोटी छोटी योजनाएं चल रही होंगी, और उन्हीं छोटी सी योजनाओं में एक ये नॉर्थ ईस्ट के लिए योजना है। तो किस योजना के अंतर्गत है, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NMSA भी कहते हैं, इसी के तहत नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए MOVCD नाम की योजना चलाई गई है, राइट। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसी के बारे में थोड़ी सी और बात पढ़ते हैं। ये जो लॉन्च हुआ है, ये मतलब कौन सी, MOVCD नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये जो लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है, कब, 2015 में, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए। स्टेट कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मैंने अभी डिस्कस ही कर लिया था। चेन का मतलब मैंने अभी समझाया था, कलेक्ट करना, एग्रीगेशन करना, ठीक है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी ब्रांड बिल्डिंग करना, तभी तो इंकरेजमेंट होगा, तभी तो लोग उस तरफ जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ फायदा है, राइट। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। ये एडिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सारे वर्ड्स क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी बात है मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। चलिए
अगले पॉइंट में चलते हैं, अभी उसी को पढ़ रहे हैं। अगली स्कीम जो है वो है परंपरागत कृषि विज्ञान विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। इसमें क्या किया जाता है कि फार्मिंग इज प्रमोटेड थ्रू अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज। अब क्या होता है कि भाई ऐसे तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने नहीं लगेंगे कि सरकार ने कहा करो और करने लगेंगे सारे के सारे, इतने तो समझदार तो हैं ही, मतलब इतने आज्ञाकारी नहीं है ना। तो फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ योजना लगाई, क्लस्टर अप्रोच लगाया गया, क्लस्टर अप्रोच के साथ PGS सर्टिफिकेशन अप्रोच लगाया गया। क्लस्टर अप्रोच को अगर हम अलग से समझाएं तो बस इतना है कि मान लो एक हब हो जाए और इसके तहत बहुत सारे यूनिट को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो एक पूरे एरिया को मिला करके कहा जाए कि यहाँ तक के लिए ये मार्केट होगी, यहाँ पे ये सप्लाई मिल जाएगा, यहाँ से बीज मिल जाएगी। तो आप उनको सुविधा दिला करके उनको फार्मिंग के लिए इनकरेज कर सकते हैं क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से ना। एक पूरा का पूरा बड़ा सा समूह बना लिया, एक सेंटर मार्केट बना दी और उनको वहां से सुविधाएं दे दी। दूसरा एक होता है PGS सर्टिफिकेशन, ये जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ये इसी के बारे में है। PGS सर्टिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। सर्टिफिकेशन मतलब किसी चीज को सर्टिफाई करने का, किसी चीज को जैसे होता है नहीं सर्टिफिकेट दे देते हैं, प्रमाणित करने का। क्या प्रमाणित करने का? कि वो जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, मतलब वो जो उत्पन्न हो रहा है, जो भी चीज वो लोग उगा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो PGS सर्टिफिकेशन में क्या होता है, जैसे किसी जगह पर कोई फार्मिंग हो रही है तो गवर्नमेंट उसको PGS सर्टिफाइड कर देती है, मतलब इसका स्टैंडर्ड अच्छा है, और स्टैंडर्ड अच्छा है तो फिर वो आसानी से कहीं पे भी सेल हो जाती है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। और PGS ग्रीन एक सर्टिफिकेट होता है जो दिया जाता है ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें केमिकल नहीं होता, ठीक है। तो केमिकल रहित जो प्रोडक्ट होते हैं उनको PGS ग्रीन सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और ये एक तरीका है ट्रस्ट बिल्डिंग का, जब गवर्नमेंट ही मुहर लगा के दे रही है कि हाँ ये PGS सर्टिफाइड है तो उसकी सेलिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, राइट। तो ये सब कुछ अप्रोच है जिससे कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को इनकरेज करने का प्रयास कर रही है, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से एक और अभी रिसेंट की स्कीम है, दैट इज PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे प्रोसेसिंग सेक्टर्स खोलने के लिए। अब देखो जैसे मान लो बहुत आलू आपके यहाँ होती ही है लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, आप उसकी चिप्स नहीं बना पाते हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो आलू आप उगाओगे, एग्रीकल्चर करोगे और प्रोसेसिंग के लिए कोई और कंट्री लेके जाएगा और वो उसका एज लेगा ना, बेनिफिट लेगा। तो आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले आओगे तो एग्रीकल्चर का जो लाभ होगा वो भारत के ही लोगों को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम जो सरकार चला रही है उसी के अंतर्गत ये क्या कहते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस लगाने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये उद्योग लगाने की बात कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी का विकास करना और छोटे उद्योगों की मदद करना उन्हें। अब देखो छोटे उद्योग बनेंगे आत्मनिर्भर भारत में तो उन्हें क्या करे सरकार, लोन वोन दे करके, क्रेडिट दे करके उन्हें इनकरेज करने का प्रयास करेगी और इस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश हो जाएगा आगे चल के, और फिर छोटे छोटे उद्योग कल बड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे जो हमारे सपने हैं, ठीक है। सपने नहीं है, विल कम मेक इट ट्रू ना वन डे। तो अगला टॉपिक है, हाँ जरूर, अगर अब मैं तेजी से चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है ना। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली हम तीस्ता वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट का बैकग्राउंड नहीं जानेंगे। तीस्ता वाटर अभी न्यूज में इसलिए आ गया कि हाल ही में चाइना जो है वो $1 बिलियन यूएस डॉलर का वो लोन दे रही है, किसको? बांग्लादेश को। क्या करने के लिए? तीस्ता प्रोजेक्ट को रिस्टोर करने के लिए और पानी को मैनेज करने के लिए ना। तीस्ता नदी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाइना ने $1 बिलियन अनाउंस किया है, लाइकली मतलब अभी दिया नहीं है, इट मे बी पॉसिबल कि देगा। तो इससे ये खबर न्यूज में आई। क्या है तीस्ता वाटर? पहली बात आइए तीस्ता रिवर को देखते हैं। आप देख रहे होंगे दिस इज तीस्ता रिवर, अग्री। और तीस्ता रिवर यहां से आती है, ये सिक्किम है,
ओरिजिनेशन का, और सिक्किम से ओरिजिनेट हो रही है। और ये आप जो देखते हैं ये पश्चिम बंगाल का एरिया है जहाँ से चिकन नेक है, जहाँ छोटा सा रास्ता है सेवन सिस्टर्स के लिए, वहाँ से होकर के मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो नॉर्दर्न बंगाल, नॉर्थ बंगाल से होकर के फिर ये कहाँ आती है, बांग्लादेश में आती है। ठीक है, बांग्लादेश में फिर ये आकर के ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन होती है। ब्रह्मपुत्रा की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब जो आकर के नदी में जुड़े, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब जो उस नदी से बाहर जाए, तो ये ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये क्या कहते हैं, इसमें ब्रह्मपुत्रा मिलती, ब्रह्मपुत्रा जिसे आप जमुना बोलते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, जमुना, हाँ जमुना ही बोलते हैं बांग्लादेश में। तो ये जमुना में आकर के मिलती है, और जमुना और तीस्ता जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर गंगा नदी देखिए आकर के पद्मा के नाम से इनमें मिलती है। तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, और थोड़ी दूर जाने पर एक रिवर मेघना यहाँ पर मिलती है, और फाइनली मेघना के नाम से इसका माउथ पे ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो तीस्ता रिवर जो है वो बंगाल मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, नॉर्थ बंगाल से होकर के आती है, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं, की पॉइंट्स के बारे में। ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा मैंने आपको बता ही दिया, ज्वाइन कहाँ करती है, बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्रा का वहाँ पे नाम क्या होता है, जमुना होता है। ओरिजिनेट कहाँ करती है, तो सिक्किम में ओरिजिनेट करती है। चुनथांग एक जगह है हिमालय में, चुनथांग के पास से ये ओरिजिनेट करती है। ड्रेनेज कहाँ है, 3 जगह पे है। एक तो सिक्किम का ज़्यादातर जो फ्लड प्लेन है वो तीस्ता ही बनाती है, सिक्किम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, और नॉर्थ बंगाल के लिए लाइफ लाइन का काम करती है, वहाँ पे और कोई रिवर नहीं है, तो बंगाल के पोर्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और 2800 स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये बंगाल के लिए भी इंपॉर्टेंट रिवर है, और सिक्किम के लिए चूंकि वहाँ विवाद नहीं है तो सिक्किम के लिए तो इंपॉर्टेंट रिवर है ही। अब दिक्कत क्या हो रहा है कि जो बंगाल है वो सारा का सारा पानी बांग्लादेश को नहीं दे सकता, क्योंकि उसको भी जरूरत है। अच्छा, बांग्लादेश को भी पानी चाहिए, तो इसलिए बांग्लादेश और बंगाल, मतलब बंगाल भारत का पार्ट हो गया, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर एक विवाद बना रहता है। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, मार्च 2020 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने एक ब्रिज बना दिया है, सस्पेंशन ब्रिज ना, ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम में बनाया है, तीस्ता रिवर पे ही बनाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, था तो मैंने बता दिया। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका मतलब क्या है, जो जिसके लिए $1 बिलियन दिया गया है, वो ये है कि जो रिवर बेसिन है किसकी, तीस्ता रिवर की, उसको मैनेज किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, और बांग्लादेश में जो पानी की समस्या है, वाटर की क्राइसिस है, उसको बनाया जा सके। डैम बनाएंगे, डैम से पानी को रिस्टोर करेंगे, जिससे समर के सीजन में ना, गर्मी में वहाँ का पूरा का पानी सूख जाता है, नदी भी सूख जाती है ना, ये क्या कहते हैं सीजनल रिवर की तरह काम करती है। तो अब इसमें बांग्लादेश को दिक्कत होती है, तो बांग्लादेश क्या करना चाह रहा है, प्रोजेक्ट्स उस पर बना करके वो चाहता है कि समर सीजन में क्राइसिस से बच पाए, और पानी जो भी आता है वो सीधे बहे ना, बल्कि उसको रिस्टोर करके उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। बांग्लादेश एक और चीज चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अच्छी ट्रीटी हो जाए, जैसे हम लोग गंगा को लेकर के ट्रीटी बना रखे हैं। ठीक है, 1996 की ट्रीटी है, तो क्या कहते हैं, जैसे गंगा का हमारा बांग्लादेश के साथ एक अच्छा ट्रीटी है, वैसे वो तीस्ता के साथ भी चाहते हैं। ठीक है, हालांकि देयर इज नथिंग डन, बट ये पूरी बात तीस्ता रिवर के बारे में रही, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से जाती है, किस में मिलती है ना, ऑल दैट आप याद रखिएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं, एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। लास्ट और लीस्ट जो भी खबर हो, अगला पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउसिंग एंड समथिंग, क्या डेवलपमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, MOHUA। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट किसने जारी करी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, वहां पे HRD दिया होगा, ठीक है ना, विलेज डेवलपमेंट ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और MOHUA भी रहेगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी रहेगा, तो यही सही उत्तर होगा आपका। तो इसी मंत्रालय ने पब्लिश किया है, 5वीं रिपोर्ट है, 5th एडिशन है, जो सालाना प्रस्तुत होती है। ठीक है, जो MOHUA मतलब हाउसिंग अर्बन अफेयर्स द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश होती है। भारत में ये जो
रैंकिंग इस बार रिलीज की गई है ना, वो पॉपुलेशन के बेस पर रिलीज की गई है। हर बार तो पॉपुलेशन के बेस पर नहीं, ओवरऑल के बेस पर हो जाती थी कि पूरे भारत में सबसे स्वच्छ कौन है ना, ऐसे हो जाता था। अब की बार पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग सिटीज को रखा गया है। ठीक है, क्या बात है, आइए देखते हैं। पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक तो 0 से 1 लाख, 1 लाख के अंडर में, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख तक में, और 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है उनको लेकर के। तो जो 1 लाख के अंतर्गत है वो महाराष्ट्र का एक कराड सिटी है, कराड जगह है। 1 लाख की पॉपुलेशन से कम जिसकी है उसको फर्स्ट पोजीशन मिला है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों बड़े ज़रूरी हैं। अब 1 लाख से 10 लाख के बीच में छत्तीसगढ़ का एक शहर है अंबिकापुर, उसे फर्स्ट पोजीशन मिला है। मैसूर को सेकंड मिला है और न्यू दिल्ली को थर्ड मिला है 10 लाख के अंदर। ठीक है, बिहार बेचारा सबसे लास्ट में है। ठीक है, 382 रैंक है इसकी, 382 बॉटम पे है। और जो 10 लाख से ज़्यादा सिटीज़ हैं, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाली सिटीज़ हैं, उनमें इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे है और लगातार 4 बार से फर्स्ट पोजीशन पे है, कॉन्जिक्यूटिव 4 ईयर्स। सूरत सेकंड पे है, नवी मुंबई थर्ड पोजीशन पे है, पटना, ठीक है, और वो कहाँ पे है, 47th पे है। बिहार दोनों जगह वही हाल है इसका। ठीक है, तो पटना 47th बॉटम पे है, मतलब सबसे खराब पोजीशन पे है। तो ये कंप्लीट बात रही रैंकिंग को लेकर के, पॉपुलेशन के बेस पर जो हुई। तो आपसे पॉपुलेशन में पूछ सकता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में फर्स्ट रैंकिंग किसकी रही, या 10 लाख के अंदर जनसंख्या वाले में। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। आज मैंने एक छोटा सा और प्रयास किया है आपके लिए। न्यूज़पेपर चूंकि यहाँ पे ले आने में तो परेशानी हो जाती है, अगर मैनेज हो पाएगा तो मैं न्यूज़पेपर के पीडीएफ का डिस्कशन आपसे करूंगा, इफ़ आई कैन मैनेज टाइम तो। ठीक है, बट मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए दे रखे हैं जिसे आप अपने घर पे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट दिया गया है इसे लेकर के, केरला रेडीज टू होस्ट फर्स्ट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। आप जरूर पढ़िएगा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्या होता है। इसका देखो कुछ नाम भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं थम्बी महोत्सव। ठीक है, पंताला, ये देखिए इस इमेज बनी हुई है, ये इसका मैस्कॉट होता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में। केरला होस्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर कुछ और मैंने आर्टिकल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि स्टॉपिंग रिलीजियस एक्टिविटीज अलोन इज स्ट्रेंज सेज टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि जहाँ पे आपको पैसे मिलते हैं वो तो आप ओपन कर दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे पैसे आपको नहीं मिलते हैं आप उसमें बाधा लगाते हैं। ये कुछ ब्लेम है, आप इसको देख लीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और MP विल ऑफर गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसी के बेस पे ना उनको देना पड़ा एक जैन के फेस्टिवल 22 और 23 को है, शायद आज और कल ओपन होगा, आई एम नॉट श्योर। MP, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, NRA अभी एक एजेंसी बनी है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। MP गवर्नमेंट ने कहा है कि हम NRA के स्कोर के आधार पर वैकेंसीज को फिल करेंगे। ठीक है, तो MP ने एक्सेप्ट किया है सबसे पहले, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक चाइना हमेशा एंटी इंडिया काम करता ही रहता है, और उसका एक वेपन जो अपने बगल बैठा हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, उसको हमेशा ठंडा नहीं पड़ने देता, उसकी बातों को कश्मीर को उसे भूलने नहीं देता ना। तो अभी फिर उसी ने ऐसे ही करा है, ऐड फ्यूल टू द फायर। कश्मीर के मैटर पर चाइना ने बैक किया है, सपोर्ट किया है मुद्दों पे। आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसके PDF आपको नेट पे भी मिल जाएंगे कटिंग, ठीक है ना, वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर संभव हो पाएगा तो मैं इन्हें हाईलाइट करने की जगह पे इन्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा, बट लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं और आप उसे देखते नहीं अच्छे से, इस वजह से नो डिस्कशंस अभी यहाँ पे। ये कुछ आपके लिए वर्ड मीनिंग दी गई हैं, ठीक है, आप इन पे भी प्रयास करते रहिए। आपके कुछ एग्जाम्स में वर्ड मीनिंग का भी अच्छा रोल होता है, अच्छी राइटिंग के लिए भी ज़रूरी है। सो देयर आर 10 वर्ड्स, आप इन्हें लिख लीजिएगा, इनके सिनोनिम्स गिवन है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज के लिए। आई होप यहाँ से लेक्चर खत्म हो जाता है। या सो विल मीट वंस अगेन in tomorrow's lecture. Thank you very much. Do give your reviews. अपने रिव्यूज जरूर दीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वंस अगेन।